बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक और नए अध्याय को और ये है अध्याय नंबर 5। कौन सा चैप्टर है बताओ? यह है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो बच्चों क्लास 9th में ही हम लोगों ने तत्वों के बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने देखा है कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं किसी न किसी तत्व से मिलकर बने हैं। और यहां पर अब देखोगे कि अभी तक कुल 118 ज्ञात तत्व हैं, यानी कि इनकी जानकारी वैज्ञानिकों को है। और यहां पर तुम देख सकते हो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। ये है आधुनिक आवर्त सारणी बच्चों, जहां पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, तत्वों को बहुत अच्छे से सजाया गया है। कैसे सजाया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु परमाणु क्रमांक के क्रम में सजाया गया है और इसे हम लोगों को बहुत अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ना है। यह है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो यहां पर देखोगे कि कैसे 118 जो तत्व है उनको यहां पर सजाया गया है। बच्चों क्लास 9th में तुमने तत्वों के बारे में पढ़ा है और तत्वों का क्या क्या पढ़ा है? तत्वों का परमाणु क्रमांक पढ़ा है, परमाणु भार पढ़ा है और सबसे पहला चीज तो मैं भूल ही गया, जो तत्व होते हैं उनका क्या पढ़ा है? यस, उनका सिंबल पढ़ा है। तो यहां देख सकते हो तुमने जो तत्व पढ़ा है जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, उधर देख सकते हो, फिर लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरीके से तुमने 20 तक कम से कम याद किया होगा। याद करो। तो क्या 20 ही तत्व होते हैं? नहीं बच्चों, अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं? 118 तत्व तुम देख सकते हो यहां पर ज्ञात है। तो इन तत्वों को, तो अभी 118 तत्व ज्ञात हैं। तो क्या शुरुआत में यानी कि बहुत साल पहले भी 118 तत्वों के बारे में जानकारी वैज्ञानिकों को था? बिल्कुल नहीं था। शुरुआत में कुछ तत्वों की ही जानकारी वैज्ञानिकों को थी और धीरे धीरे क्या हुआ, वैज्ञानिकों को अन्य तत्वों के बारे में जानकारी होता चला गया। तो शुरुआत से ही वैज्ञानिकों ने क्या किया, तत्वों को सजाने का कोशिश किया, उसको वर्गीकृत करने का कोशिश किया, उसको अरेंज करने का कोशिश किया। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, क्लास 9th में भी वर्गीकरण चैप्टर में पढ़ाया है कि आखिर किसी भी चीज को हम लोग वर्गीकृत क्यों करते हैं, सजाते क्यों हैं, अरेंज क्यों करते हैं? ताकि हमें पढ़ने में सुविधा हो, साथ ही साथ वहां पर उसको एक बार में देख के ही बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त हो। इसलिए हम क्या करते हैं, तत्वों का भी क्या करते हैं, यहां पर वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो वैज्ञानिकों ने शुरू से ही तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और आज आज हमारे पास ये आधुनिक आवर्त सारणी है। तो क्या शुरू में ही इस आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हो गई थी? नहीं, शुरू में अलग अलग वैज्ञानिकों ने तत्वों को वर्गीकृत करने का कोशिश किया था। उसके बारे में हमें इतिहास यानी हिस्ट्री थोड़ा सा यहां पर पढ़ना है और लास्ट में हम लोग यहां पर आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ेंगे इसका, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और फिर आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड काफी चीजें पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं कि क्या आज जो वर्गीकरण है हमारे पास, तत्वों का ये जो वर्गीकरण है, क्या सही में तत्वों को अच्छे तरीके से सजा दिया गया है? तो देखोगे कि काफी हद तक यहां पर तुम कई चीजों को देख के पता कर सकते हो कि यहां पर जरूर वर्गीकरण किया गया है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, देखना यहां पर, जैसे तुम देख सकते हो यहां पर एक इस तरीके से एक कॉलम बनाकर कुछ तत्वों को रखा गया है। तो क्या इनको, हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो क्या इनका जो प्रॉपर्टी है, गुण धर्म है, क्या एक जैसा कुछ है? बिल्कुल है। यहां देख सकते हो बच्चों, ये जो तत्व दिख रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये अत्यधिक क्रियाशील तत्वों के समूह हैं। तो तुम देखोगे जैसे ही ये वाला देखोगे तो यहां पर अत्यधिक क्रियाशील समूह है। यानी कि यदि तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ सोडियम कैसा तत्व है, तो तुम बोलोगे अत्यधिक क्रियाशील है। पोटेशियम कैसा है? अत्यधिक क्रियाशील है। रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम क्या अत्यधिक क्रियाशील है? देखा तुमने? यहां पर हम लोग देखेंगे कि सिर्फ इसमें यदि हम लोग ध्यान देंगे तो यहां पर सभी क्रियाशील धातुओं को रखा गया। ये भी जान लो, ये सारे क्या है? धातु हैं। हाइड्रोजन यहाँ अधातु है, हाइड्रोजन को हटा दो, बाकी ये क्या है? धातु है।
तो यह सजाया गया है या नहीं सजाया गया? बिल्कुल सजाया गया है, यहां पर अरेंज किया गया है, तभी तो हम पता कर पा रहे हैं। यहां पर एक और यहां देख लो, यहां पर देखोगे तुम, यहां देखना कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड यहां देख सकते हो, इससे क्या बनाया जाता है? कॉइन बनाया जाता है। देख रहे हो, इसको एक साथ सजा दिया गया, यहां पर सजा हुआ है, अरेंज है, यानी कि सही में अरेंजमेंट तो है यहां पर। ठीक यहां से देख सकते हो तुम, यहां पर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेनन, ये क्या है? ये निष्क्रिय गैसें हैं। तो क्या ये सभी निष्क्रिय हैं? यस, सभी निष्क्रिय हैं, यानी कि इसको एक जगह अरेंज किया गया है। तो यहां ध्यान से, यही मैंने बोला कि यदि इसको देखा जाए तो यहां पर यह क्या है? अरेंज्ड है। अरेंज्ड मतलब ये निष्क्रिय गैस हो गया। जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा वो क्या हो गया? काफी क्रियाशील धातु हो गया। इसका मतलब जरूर यहां पर अरेंजमेंट हुआ है। तो क्या ये एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया? नहीं, कई साल लगे यहां तक पहुंचने में। कई प्रकार के क्या हुए? एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद यहां तक ये हमें प्राप्त हुआ है। और ये क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। इसके बारे में काफी बातें तुम्हें समझनी है, काफी बातें पढ़नी है, और काफी बातें एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसको भी बहुत ध्यान से सीखना। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री को गायब कर देना है। तो यहां पर शुरू से ही बता दिया गया है, जैसे अभी कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। लेकिन क्या पहले ऐसे था? नहीं, पहले इतने तत्व ज्ञात नहीं थे। देखोगे कि शुरू से ही अलग अलग लोगों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने तत्वों को क्या किया? वर्गीकृत करने का प्रयास किया, उसको अरेंज करने का प्रयास किया, उसको सजाने का प्रयास किया, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। तो यहां देख सकते हो, तो उन्होंने क्या किया? अलग अलग गुण धर्मों को लेकर तत्वों को सजाने का कोशिश किया। तो शुरुआत में जैसे तुम देख सकते हो, धातु एवं अधातु के रूप में तत्वों को वर्गीकृत किया। उस समय जितने भी तत्व प्राप्त थे, उसको क्या किया? एक धातु ग्रुप बना दिया, एक अधातु ग्रुप बना दिया। कुछ तत्वों को धातु में डाल दिया, कुछ तत्वों को अधातु में डाल दिया। इस तरीके से शुरुआत में वर्गीकरण करने का प्रयास किया। अब यहां पर जो सबसे पहला तुम्हें है, क्लास 10th में सभी क्लासिफिकेशन को तुम्हें नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में भी, यानी कि इतिहास जो बताया जा रहा है उसमें भी सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ यहाँ पर पढ़ना है। जैसे सबसे पहला तुमको पढ़ना है डोबेराइनर का त्रिक, ये वाला पढ़ना है। इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो यहां देखोगे, जैसे मैंने बताया, अलग अलग व्यक्तियों ने क्या किया? तत्वों को सजाने का कोशिश किया, वर्गीकृत करने का कोशिश किया, अरेंज करने का कोशिश किया। तो उसी में नाम आता है डोबराइनर का। तो यहां पर जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें तुमको यह देखना है कि ये जो था, ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान या भार पर आधारित था। ये बात ध्यान देना, किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। जबकि हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। यह एग्जाम में क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह किस पे आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। जबकि जो पीछे वाला जो हम लोग पढ़े, जैसे डोबराइनर का त्रिक है, तो वह किस पे आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो डोबराइनर ने क्या किया? इन्होंने 3 त्रिक बनाया। त्रिक मतलब क्या हो गया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस तरीके से इन्होंने त्रिक बनाया था। त्रिक माने क्या हो गया? 3-3 का ग्रुप बनाया। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। इस तरीके से परमाणु के भार के आधार पर 3 त्रिक इन्होंने बनाया था, और इसे क्या कहते हैं? डोबराइनर का त्रिक कहते हैं। इसमें कुछ नियम था जिसको उन्होंने देखा। तो तुमसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा कि डोबराइनर का त्रिक क्या होता है, तो तुम्हें क्या लिख देना है? तो यहां लिख देना है कि डोबराइनर ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था। 3 तत्वों को मिला मिला के क्या बनाया था? त्रिक बनाया था, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान है, अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इसी बात को तुम्हें समझना है कि डोबराइनर ने जो त्रिक बनाया था, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो एक और क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि डोबराइनर के 3 त्रिक को लिखें। तो 3 त्रिक कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये तुम्हें याद भी रखना है। डोबराइनर का 3 त्रिक पूछेगा कि कौन कौन है, तो ये तुम्हें नाम लिख देना है। अब जो नेक्स्ट चीज मैंने बताया कि उनका त्रिक क्या कहता है, उनका त्रिक कहता है, जैसे एक उदाहरण से देख लेंगे
कि उन्होंने 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया। देखो पहला का 35.5 है, दूसरा का 79.9 है और तीसरा का 126.9 है। तो उनका ट्रिक क्या कहता है, उन्होंने बोला कि पहले और लास्ट तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए और उसका औसत निकाला जाए तो वह लगभग बीच वाले के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे क्या हुआ समझो जरा सा, ये पहला हो गया और ये लास्ट हो गया, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 35.5 और जोड़ दिया गया 126.9, तो जोड़ोगे तो क्या हो गया, 9 5 14, 1 6 7 और 5 12, 1 2 1 3 और 3 6, 162.2 आया जोड़ने पर। और इसका बोला औसत, तो औसत 2 से भाग लगाना पड़ेगा ना, तो 162.4 भागा 2 लगाएंगे, तो 2 लगाया तो 81 पॉइंट क्या आया, 2 लगभग आ गया कि नहीं आया। तो यही किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यही बोला कि जो दो जो है किनारे वाले हैं शुरू और अंत का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बोला गया, उसका औसत बीच वाले के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यही है डोबराइनर का त्रिक। तो जैसे मैंने बता दिया 35.5 126.9 इसको जोड़ दिया तो यहां पर देख सकते हो 12 1 4 और 12 4 16, इससे 2 से भाग लगाया तो 81 दशमलव क्या आया, 2 लगभग आया। यही देखो 79.9 मतलब लगभग 80, ये लगभग अप्रॉक्स आता है। तो इस तरीके से ये है डोबराइनर का त्रिक। 3 त्रिक पूछेगा तो ये तीनों तुम लिख देना एग्जाम में। अब यहां पर देखोगे डोबराइनर उस समय तक केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके थे, सिर्फ 3 बनाया था त्रिक उन्होंने, पहला दूसरा और तीसरा। अब यहां पर तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है मे बी, क्या पूछेगा कि डोबराइनर त्रिक के असफलता या उसकी कमियां को लिखें। तो वही वाला बात हो गई कि उन्होंने सिर्फ 3 ही त्रिक का निर्माण किया था। तो यहां देख सकते हो उन्होंने 3 त्रिक ही बनाया और उसके आगे कोई भी त्रिक का निर्माण नहीं किया, यही उनकी क्या थी, कमी थी। ये था डोबराइनर का त्रिक, डोबराइनर का त्रिक। इसके बाद आता है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी तुम्हारे एग्जाम में 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को लिखें। तो यहां देख सकते हो सन 1866 में जॉन न्यूलैंड है, उन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने भी क्या किया, उस समय 56 तत्व ज्ञात थे, उसको क्या किया कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया, सजाया। ये देख सकते हो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को क्या किया, अरेंज किया। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अरेंज किया। तो उन्होंने उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। यानी उस समय 56 तत्व क्या थे, उस समय ज्ञात थे और उसी को उन्होंने अरेंज किया। तो कैसे अरेंज किया, उन्होंने उसको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अरेंज किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। यही है इनके अष्टक का नियम भी। तो यहां पर तुम देख सकते हो क्या बोला कि जो 8वां तत्व था उसका गुणधर्म पहले तत्व के समान था। तो यहां देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। लेकिन जो 8वां तत्व है वह देखो उसका गुणधर्म पहले तत्व के समान है। कहीं से भी शुरू करेंगे, यहां से यदि शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। तो यहां पर जो ऑक्टेव होता है सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा जो होता है पहले के जैसा होता है, देखना सा यहां देखो लिखा हुआ है, ये देखो यहां देखो सा रे गा मा पा धा नी, 7 होता है, 7 स्वर है और 8वां जो स्वर है वह इसी के जैसा हो गया। फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा आता है यहां पर, फिर से सा आ गया, तो वही वाला यहां पर बोला जाता है, इसलिए इसको ऑक्टेव रूल भी कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, ऑक्टेव रूल। तो यही है न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम। न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो बोलोगे कि न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को सजाया। तो उन्होंने पाया
कि आठवें तत्व का गुणधर्म, आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। तो यही तुमसे पूछेगा और तुमको एग्जाम में क्या कर देना है, इसको लिख देना है। तो देख सकते हो तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर, अरेंज करने पर, सजाने पर प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। यही बात याद रखना है कि जो आठवां तत्व का गुणधर्म है वह पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इसे हम लोग न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो अब यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी। तो इसमें बहुत सिंपल चीज लिख देना है तुमको। सबसे पहला तो न्यूलैंड उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, 56 ज्ञात थे। तो न्यूलैंड्स ने बोला कि उससे ज्यादा कोई तत्व का खोज नहीं होगा, ये पहली सीमा थी। दूसरा, यह जो अष्टक नियम था यह सारे तत्वों पर लागू नहीं होता था, यह कैल्शियम तक ही लागू होता था। उसके बाद जो तत्व उन्होंने सजाया वह इस बात को फॉलो नहीं करता था कि आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है, ये फॉलो नहीं करता था। तो क्या हुआ, कैल्शियम तक ही ये फॉलो करता था। या फिर इसको दूसरे तरीका से लिख सकते हैं कि ये कम परमाणु भार वाले तत्वों में ही काम करता था, लागू होता था। तो यह सिद्धांत हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता था। कैल्शियम तक लागू होता था, हल्के तत्वों तक लागू होता था। और उन्होंने बोला था कि 56 तत्वों के अलावा अन्य तत्व नहीं मिल सकेगा, जो कि ऐसा नहीं है। इसके बाद देख सकते हो आयरन और कोबाल्ट एवं निकेल से, आयरन को कोबाल्ट और निकेल से क्या किया, दूर रखा, जबकि उसके गुणधर्म में समानता है। तो ये भी इसके अष्टक नियम का क्या था, कमी था। इसके बाद देखो कि एक एक स्लॉट में दो दो तत्वों को यहां रख दिया। यह भी तुम लिख सकते हो कि एक ही स्लॉट में दो दो तत्वों को भी क्या किया, रख दिया। यह भी न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का क्या था, कमी था। ठीक है, इस तरीके से तुम यहां पर इसका आंसर कर सकते हो। तो जो अब हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है वह है मेंडलीफ का आवर्त सारणी, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं मेंडलीफ का आवर्त सारणी में क्या क्या बताया गया। तो यही है मेंडलीफ का आवर्त सारणी। एक्चुअल मेंडलीफ का सारणी ये नहीं है, फिर भी हम लोगों को यह जो कंपाइलेशन किया हुआ है इसको हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो यहां देख सकते हो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है इसमें 8 समूह तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हो 1 2 3 4 इस तरीके से 8 समूह हम लोगों को देखने को यहाँ मिलते हैं। प्रत्येक समूह में देखोगे ए और बी यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, मेंडलीफ का आवर्त सारणी है। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी आखिर किस चीज पर आधारित है, तो यह भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में आधारित है। मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को यहां पर सजाया गया है। तो आखिर मेंडलीफ के आवर्त सारणी का निर्माण कैसे हुआ, यही हम लोग यहां देखेंगे। काफी चीजें यहां हम लोगों को पढ़ना है। तो तुम देख सकते हो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों के उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। आखिर उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया है, लेकिन तत्वों के उसके मूल गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म का क्या किया, यहाँ पर ध्यान रखा है। रासायनिक गुणधर्म समझ में आ रहा होगा कि कैसे कोई तत्व का अन्य तत्वों से अभिक्रिया होता है, वही क्या हो गया, उसका रासायनिक गुणधर्म दिखाता है। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे। तो 63 तत्वों को उन्होंने लिया और उसको वर्गीकृत किया। तो कैसे किया, तो मेंडलीफ ने क्या किया, उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच में क्या किया, संबंधों का अध्ययन किया। तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों को ध्यान देते हुए उन्होंने क्या किया, जो तत्व ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से अभिक्रिया के अनेक यौगिकों का निर्माण करते हैं, उन यौगिकों पर उन्होंने ध्यान दिया। मतलब जब उन्होंने वर्गीकरण किया तो वर्गीकरण ने उन्होंने क्या ध्यान दिया कि वह जो तत्व है कैसे हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है या फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। उन चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा और वह उनका जो क्लासिफिकेशन है उसका मूलभूत चीज था।
तो यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि आखिर उन्होंने तत्वों का जो हाइड्राइड है या तत्वों का जो ऑक्साइड है उसका चुनाव क्यों किया अपने क्लासिफिकेशन के लिए। यह भी तुमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो अधिकांश तत्व हैं वो या तो हाइड्रोजन से भी किया करते हैं या ऑक्सीजन से भी किया करके हाइड्राइड और ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से उस गुण धर्म को उन्होंने अपने अपने क्या पीरियोडिक टेबल में शामिल किया। तो यहां देख सकते हो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों का उन्होंने चुनाव क्यों किया। तो उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अत्यंत सक्रिय होते हैं, जो कि ज्यादातर जो तत्व हैं उससे अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते हैं। इसलिए उन्होंने इसको कंसीडर किया और तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए क्या माना, मूलभूत गुणधर्म माना। यहां तुम देख सकते हो कि तत्वों का जो ऑक्साइड है और हाइड्राइड है, ऑक्साइड और हाइड्राइड, इसको उन्होंने मूल गुणधर्म माना अपने क्लासिफिकेशन के लिए, अपने पीरियोडिक टेबल के वर्गीकरण के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि तुम्हें यहां पर पूछा भी जा सकता है और तुम यहां पर आसानी से लिख सकते हो। अब यहां देखोगे कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी को हम लोग यहां कुछ पॉइंट्स को देख लेंगे। तो अधिकांश तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान दे दिया गया था। अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए थे। बढ़ते हुए परमाणु बढ़ के क्रम में ये क्या थे, व्यवस्थित थे। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं और उसी से हम लोगों को यहां पर पढ़ना होता है मेंडलीफ का आवर्त नियम। यह मेंडलीफ का आवर्त सारणी 2 मार्क्स में आता है। ये याद रखना कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, मेंडलीफ का जो आवर्त का सिद्धांत है वह क्या है। तो यहां पर देख सकते हो मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। सिंपल सा मतलब है कि मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। और थोड़ा सा ये देखो कि कैसे सजाया था, ये तो मैं बताना ही भूल गया। तो जब उन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड का उसका फॉर्मूला लिया और उसके आधार पर क्या किया, कार्ड्स बनाए और कार्ड्स में 63 तत्वों के नाम लिख दिए। फिर उसको सब सजाया तो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सज गए। तो जब तत्व बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सज गए तो उन्होंने देखा कि एक समयांतराल बाद, एक अंतराल बाद उसी गुणधर्म के तत्व वापस मिलते हैं। एक अंतराल बाद उसी गुणधर्म के तत्व वापस मिलते हैं। एक अंतराल बाद उसी गुणधर्म के तत्व वापस मिलते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया है, आवर्त फलन। क्या यूज किया गया, आवर्त फलन। तो यही तुम्हें यहां भी लिख देना है मेंडलीफ के आवर्त सिद्धांत में कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। देखो फिर से समझ लो, क्या चीज, तो तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। क्या चीज, तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, आवर्त फलन होता है। किस चीज का आवर्त फलन होता है, उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो 3 वर्ड यहां पर याद करना है। पहला हो गया तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, तो आवर्त फलन होता है। किस चीज का होता है, तो उसके परमाणु द्रव्यमान का होता है। अब इसको एक साथ बोल के दिखाओ। तो एक साथ बोलेंगे कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, बोलो क्या होता है, तो बोलेंगे उसके परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, अरे आवर्त फलन होता है। हो गया बात खत्म। इस तरीके से तुम यहां लिख सकते हो। अब आगे देखोगे, आगे लिखा हुआ है मेंडलीफ के आवर्त सारणी की उपलब्धियां। ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी का उपलब्धता लिखिए। तो यहां देख सकते हो सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव हो सका। इसके बाद उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों के द्रव्यमान को अपना आधार बनाया। फिर इस आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए जिन्हें बाद में खोज लिया गया। तो ये क्या है, इनकी उपलब्धियां है और इन्हीं की उपलब्धियों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उन्होंने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में अपना आवर्त सारणी में कुछ स्थान को छोड़ दिया था और उन्होंने बोला था कि बाद में इन तत्वों का खोज भविष्य में होगा। तो यहां देख सकते हो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीफ ने दृढ़तापूर्ण क्या बोला कि ऐसे तत्वों के अस्तित्व अनुमान किया जो उन्हें उस समय ज्ञात नहीं थे और बोला कि भविष्य में इन तत्वों का खोज हो जाएगा।
मतलब कुछ स्थान छोड़ दिया, बोला कि इन स्थान पर भविष्य में कोई तत्व खोजा जाएगा जो कि यहां पर फिट बैठेगा। इसका नामकरण उन्होंने किया उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम पर, और उसमें एका लगाया। जैसे उन्होंने लिखा एका बोरोन, एका एल्युमिनियम तथा एका सिलिकॉन, ये नाम उन्होंने रखा था। क्या नाम रखा था बोलो? एका बोरोन रखा था। बोरोन के पहले जो आएगा वह एका बोरोन कहलाएगा। एका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के पहले एका एल्युमिनियम, सिलिकॉन के पहले जो तत्व आएगा उसको एका सिलिकॉन। किसने नाम रखा था? मेंडलीफ ने रखा था। तो क्या भविष्य में इनकी खोज हो गई? यस, इसी प्रकार के गुणधर्म वाले तत्वों का खोज हुआ। तो आज जिसे हम लोग स्कैंडियम कहते हैं वह है एका बोरोन, गैलियम जिसे कहते हैं वह है एका एल्युमिनियम, और जर्मेनियम जिसे कहते हैं वह क्या है? एका सिलिकॉन। ये याद रखना है तुमको तीनों नाम। तो पूछेगा कि स्कैंडियम का नाम क्या था? तो एका बोरोन था। गैलियम का क्या नाम रखा गया था? तो एका एल्युमिनियम। जर्मेनियम का एका सिलिकॉन। तो ये जो तत्व आज खोजे गए हैं स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इसका जो गुणधर्म है किसके जैसा है? एका बोरोन का, एका बोरोन के जैसा, फिर एका एल्युमिनियम के जैसा और एका सिलिकॉन के जैसा। तो यहां देख सकते हो, यहां गैलियम का गुणधर्म एका एल्युमिनियम जैसा है, बताया मैंने। तो यहां देख सकते हो इसका परमाणु द्रव्यमान 68 था, तो इसका 69.7 है। ऑक्साइड का सूत्र है E2O3, तो इसका Ga2O3 है। क्लोराइड का सूत्र है ECl3, तो इसका GaCl3 है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो गैलियम है जो आज खोजा गया वह किसके जैसा है? हाँ, मेंडलीफ के एका एल्युमिनियम के जैसा है। तो यही बात क्या है? इसका उपलब्धि है। इसके बाद देखोगे कि जब अक्रिय गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रख दिया गया। यह भी क्या था? एक इनका उपलब्धि था। ये अक्रिय गैसों का खोज क्या हो गया? बहुत बाद में हुआ, क्योंकि वो किसी अन्य तत्वों से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए अक्रिय गैसों का खोज क्या हुआ था? बहुत बाद में हुआ। उसको भी बिना यहाँ कुछ छेड़छाड़ किए हुए बगल में रख दिया गया। यह भी क्या था? इसका एक उपलब्धि था। अब देखोगे कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की कमी क्या है। तो यहां पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 3 कमियां तुम्हें लिखना है। पहला तो यह है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का न्याय संगत स्थान नहीं है, ये तुम्हें पता है। दूसरा, इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। अब देखो यहाँ समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे H1, H1 और H1, और इसका 1, 2 और 3। तो परमाणु क्रमांक तीनों का 1 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 1, 2 और 3 है। तो यहां ध्यान दो कि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो गया। तो जब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो गया तो उस तत्व को फिर कहां रखा जाएगा? क्योंकि ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आधारित है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है या जो अन्य तत्वों के समस्थानिक हैं उसको यहां पर स्थान नहीं दिया गया। ये क्या था? इसका दूसरा कमी था। और यदि हम लोग तीसरे कमी को देखें तो यहां पर कुछ तत्व जो थे उनका परमाणु क्रमांक ज्यादा था और कुछ तत्वों का परमाणु क्रमांक कम था। और तीसरा कमी क्या था? तीसरा कमी क्या था? उन्होंने क्या किया, बताया कि ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में है, लेकिन कहीं कहीं पर गुणों को मिलाने के लिए उन्होंने क्या किया? ज्यादा परमाणु भार वाले को पहले रख दिया, यानी ज्यादा जिसका परमाणु द्रव्यमान था उसको पहले रखा और कम परमाणु द्रव्यमान वाले को बाद में रख दिया। ये तीसरा कमी था। पहला क्या हो गया? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। दूसरा क्या हो गया? समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था, और मतलब स्थान उन्होंने नहीं बताया कि कहां रखा जाएगा। और तीसरा क्या हो गया? यही बात कि जिसका कम परमाणु द्रव्यमान था उसको पहले रख दिया और ज्यादा कम परमाणु द्रव्यमान वाले को बाद में रख दिया और ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया। जैसे देख सकते हो, उदाहरण तुमको एग्जाम में देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है इसलिए बहुत ध्यान से समझो। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है और निकेल का परमाणु द्रव्यमान कम है। तो कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 58.93 है कोबाल्ट का, और निकेल का देख सकते हो ये है 58.71 है। तो तुम बताओ पहले कौन रहना चाहिए था? पहले रहना चाहिए था निकेल, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान कम है। बाद में कौन रहना चाहिए था? बाद में कोबाल्ट, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है। लेकिन उल्टा हो गया, उन्होंने क्या किया? निकेल को बाद में रख दिया। देखो यहां निकेल को बाद में रख दिया और कोबाल्ट को पहले रख दिया।
तो ये भी क्या था, उनका जो आवर्त सारणी है उसका ये क्या था, कमी था या फिर दोष था। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलो अब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी को तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। हालांकि बहुत अच्छे से तब समझते जब तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे से यहां पर सिखाया जाता, जो कि नहीं सिखाया जाएगा। ये तुम्हें क्लास 11th में सिखाया जाएगा, तब जाके तुम आवर्त सारणी को बहुत अच्छे से समझोगे। लेकिन काम की बातें हम लोगों को अभी भी समझ लेनी है। क्लास 10th के लेवल तक जितना चीज होता है वो सारा चीज सीख लेना है, समझ लेना है। तो यह है आधुनिक आवर्त सारणी। यदि मैं बात करूं कि अभी तक जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें जो तत्वों को सजाया गया था वह किस आधार पर सजाया गया था, जरा आंसर करके बताओ। बहुत अच्छे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उनको सजाया गया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में तुम देख सकते हो यह तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया है। जैसे तुम देख सकते हो यहां पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर यहां पर इसको सजाया गया है। तो यहां पर आखिर परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर इसको सजाने का क्या अर्थ है, तो यहां देख सकते हो यहां पर 1913 में जो मोस्ले थे उन्होंने क्या बताया कि जो तत्वों का रासायनिक गुण है या भौतिक गुण है वह किससे ज्यादा रिलेट करता है, तो वह उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा रिलेट करता है। और इस कारण से उन्होंने परमाणु संख्या को आधार बनाया और उस तरीके से फिर आधुनिक आवर्त सारणी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो यहां पर तुम देख सकते हो यही है आधुनिक आवर्त सारणी जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, तो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वह पता है कि परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां पर अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और यहां पर कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं जो कि क्लास 9th का है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो तुम देख सकते हो कि जो परमाणु क्रमांक होता है वह किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही उसका क्या होता है, वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे देख सकते हो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का यह एक परमाणु है जिसके केंद्र में क्या है, नाभिक है। देखो यही क्या है, नाभिक है। ये तुम्हें क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। यह है नाभिक और इसी के चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, यानी कि घूमता रहता है। तो अब बात है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो हाइड्रोजन के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। तो हाइड्रोजन के नाभिक में कितना प्रोटॉन्स की संख्या है, एक, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया, एक। ठीक इस तरीके से यदि यहां देखोगे कार्बन का एटम को दिखाया गया है, तो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो 6 है। देख सकते हो प्रोटॉन्स की संख्या 6 है, तो इसका परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में यानी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 12 है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये परमाणु क्रमांक डिसाइड होता है, जैसे कि तुमने 9th में भी पढ़ा होगा। तो कुछ और बातों को देख लेते हैं यहां पर ही, और आगे उसका फिर से तो चर्चा करना ही है। यहां देख सकते हो, तो यदि हम लोग परमाणु की बात करें बच्चों, तो यहां पर परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि धनायन होता है। क्या होता है, धनायन, जो कि प्रोटॉन के रूप में होगा। जबकि तुम देखोगे कि इसके चारों ओर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, और यह जो इलेक्ट्रॉन है उस पर निगेटिव चार्ज होगा, यानी कि ऋणायन। तो यहां जो परमाणु है उसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वह ऋणायन होगा, और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होगा जो कि क्या होगा, धनायन होगा। और इस तरीके से एक परमाणु जो है वह इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब वह अनावेशित होता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। एक यदि अनावेशित परमाणु है तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा।
मैग्नीशियम में प्रोटॉन है 12, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 12। ये सारा चीज होता है। तो यही मैंने बताया। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक, वह जो है सो किस तरीके से यहां कक्षाओं में व्यवस्थित है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि कब पढ़ना है, वह पढ़ना है आगे की कक्षाओं में। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं, अभी हम लोग निकालते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तुम्हें पता होगा क्लास 9th में तुमने सीखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। जैसे कि मान लो कार्बन का 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 लिखते हैं, याद आ रहा है। ठीक इसी तरीके से यदि हम लोग देखें कि यहाँ मैग्नीशियम का 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 2 है, 8 है और 2 है। यदि क्लोरीन का मैग्नीशियम हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 8 और 7। इसी तरीके से कैल्शियम का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 8, 8 और 1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि नहीं है? तो बोलोगे सर आप ये क्या शुरू कर दिया आपने, आपने तो आवर्त सारणी शुरू किया था, लेकिन ये कहां चले गए 9th क्लास में? तो बच्चों बात ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी को समझने के लिए यहां पर क्लास 9th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें समझने चाहिए। यदि तुम नहीं समझते हो तो शायद तुम आधुनिक आवर्त सारणी के बहुत सारे चीजों को नहीं समझ पाओगे, प्रॉब्लम होगा। तो यहां पर मैंने यही बताया था तुम्हें, याद करो कि यहाँ नाभिक है और ये कक्षा है, और इन्हीं कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये मान लो कि नाभिक है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किसमें, कार्बन में। ठीक इस तरीके से मैग्नीशियम की बात करें तो 1, 2, 3 इसकी कक्षा हो जाएगी, यानी 2, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएंगे। ठीक इस तरीके से क्लोरीन की बात करें तो यहां पर देखना 2, 3, ये पॉजिटिव चार्ज 2, 8 और 7। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना तुमने सीखा है। लेकिन बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर जो हम लोग सीख रहे हैं, ये आगे की कक्षा में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग नहीं निकालते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आगे हम लोग निकालते हैं वो मैं दिखा दे रहा हूं। देखो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे की कक्षाओं में निकालते हैं। जैसे कि मान लो कार्बन का 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, 1s2, 2s2, 2p2 ऐसे करके निकालते हैं। ऐसा तुमने सीखा है? नहीं सीखा है, नहीं सीखा है ना। तो यहां पर देखोगे कि कार्बन का एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1s2, 2s2, 2p2। ठीक इस तरीके से यदि मैग्नीशियम का निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इस तरीके से होता है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये तो तुमने नहीं पढ़ा है। अब जब तुमने इसको नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि तुम्हें जो मैं सिखा रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। लेकिन मैं लेवल 10th का लेके चलूंगा तो 10th के लेवल से मैं बता दूंगा तुम्हें कि कैसे आधुनिक आवर्त सारणी को और अच्छे से हमें समझना है। तो एक एक चीज करके हम लोग पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं। ठीक है, तो चलो एकदम हम लोग अब यहां पहुंच गए आधुनिक आवर्त सारणी में, दिख रहा है। तो बच्चों एक छोटा सा एक्स्ट्रा चीज मैं बता दे रहा हूं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में यहां पर 4 ब्लॉक्स में एलिमेंट को हम लोग रखते हैं। जैसे मैंने बताया था ना अभी S और P, इस तरीके से यहां जो एलिमेंट्स दिख रहा है बच्चों इसको बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। यहां जो दिख रहा है एलिमेंट इसको बोलते हैं P ब्लॉक एलिमेंट। ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं D ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे जो दिख रहे हैं एलिमेंट इसको बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, और ये क्या हो गया F ब्लॉक एलिमेंट। तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो हटाओ इस मामले को, ये आगे क्लासेस में पढ़ना। लेकिन समझो इस बात को कि यहां जो तत्वों को सजाया गया है वह बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया है। जैसे यहां पर 1 हो गया परमाणु क्रमांक, हीलियम हो गया 2, फिर लिथियम 3, बेरिलियम 4, इस तरीके से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर इसको क्या किया गया है, सजाया गया है। यहां देख सकते हो, यहां मैं दिखा दे रहा हूं, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर इसको क्या किया गया है, सजाया गया है। तो जब इसको सजाया गया है तो किस आधार पर इसको रखा गया है, तो वहां बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रत्येक का निकाला गया। जैसे हाइड्रोजन का निकाला गया, हीलियम का निकाला गया, क्या निकाला गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला गया, और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको क्या किया गया है, सजाया गया है। तो वह भी हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है और यहां पर क्या है, तत्वों को रखा गया है।
तो यहां पर अब थोड़ा सा और मैं डिस्कस कर दे रहा हूं तुम्हें कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल ये दिख रहा है, इसमें धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं। तो यहां देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमारा अधातु है। हीलियम क्या है, यह भी अधातु है। लेकिन यहां पर देखोगे कि लिथियम, ये जो पूरा दिख रहा है ये सब धातु का ग्रुप है। ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये धातु है, ये पूरा धातु है, नीचे पूरा धातु है। ये क्या है बच्चों, धातु। हाइड्रोजन को छोड़ दो तो ये है धातु, ये पूरा धातु, और नीचे का क्या है, धातु। लेकिन यदि हम लोग यहां पर बात करेंगे तो यहां पर तीनों चीज है, धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु है। तो मुख्य रूप से अधातु देख सकते हो, ये सब अधातु इधर है। ये सब क्या है बच्चों, इधर अधातु दिखाया गया है, और इधर भी ये कुछ कुछ धातु है। लेकिन यहां पर एक और चीज सीखना, वह है उपधातु। उपधातु का नाम बताइए, ऐसे करेगा। कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, सब ये अधातु है। इसके बाद भी बहुत सारी जानकारी लेनी होती है तुम्हें, किस चीज के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो यहां देखोगे, यहां पर ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं तुम्हें हाइड्रोजन को छोड़ के, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तुमने सुना भी होगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बारे में तुमने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि इनको क्या करते हैं, केरोसिन में डाल के रखते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या पकड़ता है, आग पकड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ठीक इसी तरीके से यहां देखोगे तो ये जो धातु इधर दिख रहा है, इधर जो नाम दिख रहा है तुम्हें, ये अत्यंत ही कम अभिक्रियाशील धातु है। या बोलेंगे इनर्ट गैस है, या बोलेंगे ये क्या है, बताओ, निष्क्रिय गैसेस है। ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये निष्क्रिय गैस इधर है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन, ये क्या हो गया, इनर्ट गैस इसको बोलते हैं, अक्रिय गैस। ये किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जबकि कार्बन के बारे में तुमने पढ़ रखा है, कार्बन सीधा क्या है, एक चैप्टर ही कार्बन के बारे में पढ़ाया गया है। तो इस तरीके से कुछ कुछ जानकारी जो छोटा बहुत था वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो अब बात आता है कि जो तत्व है उसको कैसे हम लोग यहां पर सजाते हैं, कैसे उसको यहां पर रखते हैं। तो इसका उत्तर है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां पर रखते हैं, तत्वों को यहां पर सजाते हैं। तो देखो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है, जो कि आगे क्लासेस में सीखोगे। और इस आधार पर यदि लास्ट में P आता है तो उसको P ब्लॉक एलिमेंट में डाल देते हैं। देखो यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं P ब्लॉक एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालते निकालते P आएगा तो उसको इसमें रख देंगे, S आएगा तो उसको यहां रख देंगे, D और F को यहां रखते हैं। इस तरीके से कोई भी तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है और उसके आधार पर तत्वों को यहां पर क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक है, अब और भी चीज सीखोगे। तो जो मेन चीज था वो तो मैंने नहीं सिखाया, क्या था वो, वह है यहां पर इसके ग्रुप कितने हैं। ये देखो ये सब है ग्रुप्स, ये सब क्या है, ग्रुप्स। तो ये 18 ग्रुप है। कितना ग्रुप है बच्चों, 18 ग्रुप है या समूह है। तुमसे पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितना समूह है, तो चुपचाप बोल देना 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ग्रुप है। और आवर्त कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है। तो तुम बोलोगे ये 7 आवर्त है तो 2 को नीचे कहां से आ गया। ये देखो इसका ये वाला पोजीशन है, यहां से, यहीं से उठा के इसको यहां रख दिया गया है और इसको यहां रख दिया गया। एक्चुअल में ये यहां था, लेकिन इसको यहां डाल दिया था तो बहुत लंबा हो जाता, तो इसको यहां से निकाल के यहां रख दिया गया है। तो बताओ ग्रुप्स कितने हो गए, ग्रुप्स हो गए 18। और यहां पर जो तुम्हारा आवर्त हो गया वह क्या हो गया, 7 आवर्त हो गया। तो हाइड्रोजन क्या है, पहले आवर्त में है, लिथियम दूसरे आवर्त में, सोडियम तीसरे आवर्त में। इस तरीके से ये आवर्त हो गया बच्चों। तो यहां पर तुमसे कभी पूछा जाएगा कि आवर्त और ये जो ग्रुप हम लोग दे रहे हैं वह किसके आधार पर दे रहे हैं, फिर से बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दे रहे हैं। किसके आधार पर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा और उस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर तत्वों को सजाते हैं। तो यहां कुछ देख सकते हो तुम, जैसे देख लो यहां देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला गया है और तत्वों को यहां पर सजाया गया है। तो यहां देखोगे जैसे कि देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से है ना। तो यहां पर जो दिखाया गया है, यहां देख लो, ये देखो इस तरीके से ऊपर से नीचे, यदि ऊपर से नीचे आएंगे और प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये सब एकदम याद करना है। अब एकदम बहुत अच्छे से तुम्हें समझना होगा कि ऊपर यदि हाइड्रोजन का निकालेंगे तो इसमें कितना
पूछा जाएगा कि बताइए हाइड्रोजन में कितना सेल का संख्या है। सेल मतलब क्या हो गया, शेल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो बोलेगा कि हाइड्रोजन में कितना सेल का संख्या है, तो एक है। ये देखो इसको नाभिक बना दो तो एक सेल का संख्या है। लिथियम में कितना है, 2 है, ठीक है। सोडियम में कितना है, 3 है। इस तरीके से पोटेशियम में कितना है, 4 है सेल का संख्या। इस तरीके से रुबिडियम में कितना है, 5 है। फिर सीजियम में 6 है। इस तरीके से सेल का संख्या क्या है, 6 है। मतलब ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं तो जो सेल का संख्या है, कक्षा का संख्या, वह क्या है, बढ़ते जाता है। जरा तुम बताओ कि हाइड्रोजन में कक्षा का संख्या कितना है, 1, और इस दूसरे में 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7। कुछ समझ में आया कि इसमें जितना कक्षा का संख्या वही इसका आवर्त हो जाता है, वही क्या हो जाता है, इसका आवर्त हो जाता है। और इसको बहुत अच्छे से तुम्हें सीखना भी है। यहां मैं दिखा दे रहा हूं तुम्हें कि जितना कक्षा का संख्या है वही क्या हो जाता है, इसका आवर्त हो जाता है। यहां देख लो, जैसे तुम देख सकते हो ऊपर से नीचे मैंने दिखाया। हाइड्रोजन यहां लिख दो, यदि हाइड्रोजन लिख दो ऊपर में, तो ये 1 हो गया हाइड्रोजन का। तो देखो हाइड्रोजन का कक्षा कितना है, 1। फिर लिथियम में 2 कक्षा है, सोडियम में 3, देख लो कक्षा है, 1 2 3। पोटेशियम में 1 2 3 4, रुबिडियम में 1 2 3 4 5, सीजियम में 6 और फ्रांसियम में कितना हो गया, 7 कक्षा हो गया। ठीक है, तो ये जो कक्षा दिखा रहा है बच्चों, यही कक्षा दिखा रहा है उसके आवर्त को। यानी कि जितना कक्षा होगा वही उसका आवर्त का संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है मतलब तुम्हें यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा समझ में आता है, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हो सकता है तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ नहीं समझ में आए। कक्षा समझते हो ना? कक्षा क्या होता है कि जो नाभिक है उसके चारों ओर कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमती है। मैंने पढ़ाया था ना क्लास 9th में, याद है? तो इन्हें ही हम लोग कक्षा कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो यदि तुमसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन में कितना कक्षा है, तो सिर्फ एक ही कक्षा है। लिथियम में 2 कक्षा है, सोडियम में 3 कक्षा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से पोटेशियम में 4 है, रुबिडियम में 5 है, सीजियम में 6 है और फ्रांसियम में 7 कक्षा है। तो ये कक्षा क्या बताता है? यही कक्षा बताता है उसके, बताओ क्या बताता है? उसके आवर्त को बताता है। ये जो कक्षा का संख्या है उसके आवर्त को बताता है। तो आवर्त हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? उसके कक्षा के संख्या से। अभी मैं पूछ रहा हूं, तुम बता देना, तो तुम्हें ये यानी कि समझ में आ गया होगा। तो बताओ हाइड्रोजन का आवर्त कितना है? तुम्हें तो दिख रहा है हाइड्रोजन का आवर्त कितना है, दिख रहा है ना? हाइड्रोजन का आवर्त 1 है, मैंने बताया ना। ये पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त है, इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, तीसरा आवर्त है, चौथा आवर्त है, पांचवा है, छठा आवर्त है, सातवां आवर्त है। तो यदि पूछा जाए कि बताइए कार्बन किस आवर्त में है, तो तुम क्या करोगे? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 और 4 होता है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4, यानी 2 कक्षा है। कितना कक्षा है? 2 कक्षा है। तो कार्बन का यदि 2 कक्षा है तो आवर्त क्या है? तो 2 है। बहुत सिंपल सा है। चलो देखो एल्यूमिनियम का बोलेगा कि आवर्त क्या है। तुमसे एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए एल्यूमिनियम का आवर्त क्या है, तो तुम क्या करोगे? एल्यूमिनियम लिखोगे 2, 8 और 3। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, यानी एल्यूमिनियम में कितने कक्षाओं की संख्या है? 3। तो तुम झट से बोल देना कि अरे एल्यूमिनियम का आवर्त कितना है? 3। देखो, एक आवर्त, दूसरा और ये तीसरा। देखो तो एल्यूमिनियम का आवर्त संख्या क्या है? 3 है। कैसे पता किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर लिया, यानी कि उसका हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला और उससे पता कर लिया। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो बोलेगा कि बताइए कैल्शियम का क्या आवर्त है, जरा बताइए। तो तुम कुछ मत करना, कैल्शियम 20 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। 2, 8, 8 और 2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो जरा बताओ तो कौन सा कक्षा हो गया? 4 कक्षा हो गया। 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा और ये 4 कक्षा, यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो यहाँ पर है ना कैल्शियम, यानी कि 4 कक्षाएं हैं कैल्शियम में। तो इस तरीके से हम लोग कक्षा यहाँ पर आवर्त को पता कर लेते हैं। आवर्त कैसे पता करेंगे?
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, जितना यहाँ सेल का संख्या है, कक्षा का संख्या, वही उसका आवर्त हो जाएगा, बिना कोई टेंशन का। समझ में आ रहा है ये सारा चीज? एकदम समझना होगा इसको, क्योंकि इसी पे सारा चीज तुम्हारा निर्भर होता है। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं। चलो, तो ये बात हो गया। तो इसका मतलब है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि कोई जो तत्व है उसका कक्षा कौन सा है और उसका आवर्त नहीं, उसका आवर्त कौन सा है और उसका वर्ग कौन सा है। तो वर्ग कैसे निकालेंगे उसके लिए क्लास 11th में तुम्हें सीखना पड़ेगा, यहां पर तो नहीं सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से देखा तुमने कैसे यहां पर बहुत सारे चीजों को हम लोगों को सीखना होता है। समझ में आ रहा है? चलो, और भी चीजें मैं सिखा रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा एक बार पढ़ लेंगे क्या क्या बताया गया है। अब देखना, जैसे मैंने हाइड्रोजन का बताया एक कक्षा है, बताया ना तुम्हें एक कक्षा है। लिथियम का 2 कक्षा हो गया, सोडियम का 3 हो गया, पोटेशियम का यहां बना देता हूं 4 हो गया, रुबिडियम का 5 हो गया। जरा देखो इस बात को समझो, 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहां पर यदि पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं, या फिर हम लोग यहां पर जो तुम्हारा हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? यस, पीरियोडिक टेबल को हिंदी बोलते हैं आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में यदि हम लोग सिर्फ इसका बात करें, ग्रुप 1 इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे? ग्रुप 1 का बात करें, तो जरा देख के बताओ कि ऊपर से नीचे आने पर इसका जो साइज है, ये जो साइज है एटम का, यानी कि यहां परमाणु का जो साइज दिख रहा है, परमाणु का त्रिज्या जो दिख रहा है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो तुम देखोगे कि यहां पर ये छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी ऊपर से नीचे यदि हम लोग आते हैं, कहां पर बताओ? पीरियोडिक टेबल में यदि ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो है क्या होता है? बढ़ता है बच्चों। क्या होता है? बढ़ता है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझते जाओ। ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए यदि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से आप नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा या घटेगा? तो तुम्हें क्या उत्तर देना है कि परमाणु त्रिज्या यहां पर क्या होगा? बढ़ेगा। तो आखिर क्यों परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा ऊपर से नीचे आओगे? तो बहुत सिंपल सा नहीं बात हो गया कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यहां पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। ध्यान से सुनो, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे कक्षा की संख्या बढ़ रही है। कक्षा की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु का आकार क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन अब जरा बताना कि क्या हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार ऐसे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल, देख लो यहां पर मैं सिखा दे रहा हूं। यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यदि हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या परमाणु का आकार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये सब मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें, यहां पर देखते जाओ, धीरे धीरे बड़ा सब चीज सिखा रहा हूं। तो यदि ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे थे, याद करो, तो ये देखो यहां पर परमाणु का आकार क्या हो रहा है? यहां पर ये बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है? 3 4 5 6 5 है ये, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बोलेंगे कक्षा का संख्या क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। कक्षा का संख्या बढ़ रहा है, इस कारण से यहां परमाणु का आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन यदि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या कक्षा का संख्या बढ़ रहा है? नहीं। देखना यहां पर दूसरा में 2 कक्षा है, मैंने बताया ना कि मतलब आवर्त कक्षा जितना होगा उतना ही आवर्त होगा। तो दूसरे आवर्त का सब यहां पर क्या है बताओ? तत्व है। तो इसका भी कक्षा कितना होगा? 2, इसका भी 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 2 और इसका भी क्या होगा? 2 होगा। कक्षा का संख्या यहां पर क्या होगा? 2 ही होगा। तो बात फिर से समझो, क्या क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन होगा यदि हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, कक्षा भी बढ़ रहा है, जिस कारण से इसका साइज भी बढ़ रहा है। लेकिन यदि हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है। देखो यहां से यहां परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है क्या? देखो ये था 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परमाणु क्रमांक बढ़ गया ना? यस, परमाणु क्रमांक बढ़ गया। लेकिन कक्षा का संख्या उतना ही है। 2 था तो ये भी 2 ही है, ये भी क्या है? 2 है, ये भी 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 2 है।
तो कक्षा का संख्या नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। तो यदि बाएं से दाएं जाएंगे तो तुम बताओ कि जो साइज है, एटम का साइज, वो बढ़ रहा है कि बराबर है कि घट रहा है? तो तुम बोलोगे कि सब में तो बराबर कक्षा है, तो इसका मतलब है साइज बराबर है। नहीं, इधर से यदि इधर जाएंगे तो साइज यहां पर घटेगा। क्या होगा? घटेगा। याद कर लो यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। ऊपर से नीचे बढ़ेगा, साइज क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब आकार बढ़ेगा। लेकिन इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा? घटेगा। तो बात हुआ कि साइज क्यों घटेगा, ये क्वेश्चन पूछोगे, उसको मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझो। इस बात को बहुत अच्छे से तुम्हें समझना पड़ेगा, जो कि यहां पर समझाया गया है। यहां देखना, मैंने क्या बताया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, धनायन है, और बाहर क्या है? ऋणायन है। कैसे? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में यानी कि जो नाभिक है उसमें धनायन होता है, प्रोटॉन होता है, और चारों ओर क्या होता है? ऋणायन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वे एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और आकर्षित करने के कारण साइज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। देखो यहां देखना, यदि यहां पर 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है 2 और इलेक्ट्रॉन है 2, 3 बोल देते हैं, 3 3, तो इसमें खिंचाव कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। लेकिन यहां 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो खिंचाव क्या होगा? ज्यादा होगा। खिंचाव क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि यदि कम प्रोटॉन और कम इलेक्ट्रॉन है तो खिंचाव कम होगा, और ज्यादा प्रोटॉन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो खिंचाव क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसी बात को यहां पर मैं समझा रहा हूं, समझो जरा सा। यहां देखना तुम, इसी बात को हम लोग समझेंगे। क्या बात को समझेंगे? कि यहां पर लिथियम में, लिथियम का यदि बात करो तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 3, और प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन है 3 और इलेक्ट्रॉन 3 है। और यदि नियॉन की बात करें तो प्रोटॉन है तुम्हारा 10 और इलेक्ट्रॉन में कितना है? 10। तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच खिंचाव कम हो रहा है, और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच खिंचाव ज्यादा हो रहा है। तो खिंचाव होने के कारण यह जो इसके कम खिंचाव है और इसमें ज्यादा खिंचाव है, इधर कम खिंचाव है, इधर ज्यादा खिंचाव है, इधर कम खिंचाव है, इधर ज्यादा खिंचाव है। ज्यादा खिंचाव क्यों है? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा प्रोटॉन है। कम खिंचाव क्यों है? क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन है, कम प्रोटॉन है। तो इस तरीके से यदि हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं तो ये छोटा होते जा रहा है, खिंचाव के कारण ये श्रिंक कर रहा है। तो मतलब इधर से इधर आ रहे हैं तो साइज क्या होते जा रहा है? घट रहा है, यानी कि छोटा होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है। यदि हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं तो साइज छोटा होते जाएगा, यही मैं सिखाना चाह रहा था। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। समझ गए? अब चलो नेक्स्ट चीज सीखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? यहां देखो, नेक्स्ट चीज है कि यहां पर यदि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लास्ट में से मान लो इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालना है। देखो यहां पर क्या है, ये देखो, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है और यहां इलेक्ट्रॉन है बाहर। अब तुमसे कहा गया कि इसको, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? निकालना है। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां ये इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में खिंचाव है। क्या है? खिंचाव है। तो कब इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं और कब इसको मुश्किल से निकाल सकते हैं, वह तुम बताना। देखो यहां देख के बताना। थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें यहां सीखना पड़ेगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, यदि इनके बीच का खिंचाव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, और यदि इसके और इसके बीच का खिंचाव कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है कि न्यूक्लियस से, यानी कि नाभिक से यदि ज्यादा दूरी पे इलेक्ट्रॉन है, नाभिक से ज्यादा दूरी पे इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकाल सकते हैं, और नाभिक के बगल में इलेक्ट्रॉन है तो निकालना मुश्किल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां देख के बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालने की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहां देख के बताओ कि किससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। जरा देखो तो इसको बताओ कि किसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। यहां देखना, लिथियम में यहां पर पॉजिटिव चार्ज है बगल में और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, और यहां देखो सीजियम में यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां इलेक्ट्रॉन है। तो किसमें मजबूती से पकड़ के रखा है?
यह इसमें मजबूती से पकड़ के रखा है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां पर से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, बहुत आसान है। यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा। यानी ऊपर से नीचे यदि आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, क्योंकि नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा है। और ऊपर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, क्योंकि नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, वो खींच के रखा है। और बच्चों जानते हो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं हम लोग विद्युत धनात्मकता, यानी कि आसानी से कहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकालते हैं। तो यहीं से एक और टर्म जो मैं बता रहा था कि इसको कहते हैं धात्विक गुण। कोई एक तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है तो उसे हम लोग धातु बोलते हैं। धातु का तुमने पहले परिभाषा पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है कि धातु घातवर्ध होते हैं, धातु तन्य होते हैं, धातु में सोनोरस होते हैं, आवाज आता है, बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं। लेकिन धातु का नया परिभाषा हम लोग को यह सीखना है कि जो धातु होते हैं उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। तो जब धातु इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा ज्यादा अच्छा धातु है, कौन सा कम अच्छा धातु, यानी कि धातु में कुछ धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे और कुछ धातु कम आसानी से इलेक्ट्रॉन को देंगे। यदि हम लोग यहां पर हाइड्रोजन को हटा दें तो यदि ऊपर से नीचे आए तो सबसे अच्छा इसमें विद्युत धनात्मक कौन होगा, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो देख सकते हो सीजियम है, फ्रांसियम, ऐसे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें लिथियम की तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि यदि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। समझ में आ रहा है? तो इतना चीज तुम्हें मैंने सिखा दिया, आप शुरू से मैं पढ़ दे रहा हूं और वहां से बहुत सारी चीजों को फिर से धीरे धीरे तुम्हें सिखा दे रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन सब चीज समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसको पढ़ पढ़ के समझ लेते हैं और पढ़ पढ़ के मैं उससे बता देता हूं थोड़ा थोड़ा करके। तो देखो यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया, और ये क्या किस चीज पर आधारित है बताओ? यह आधारित है तुम्हारा परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या पर आधारित है। समझ में आ गया सारा चीज? चलो अब देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो यहां पर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, याद है तुमको जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे तो मेंडलीव का आवर्त का नियम हम लोग पढ़ रहे थे, आवर्त का सिद्धांत पढ़ रहे थे। ठीक उसी तरीके से यहां पर आधुनिक आवर्त नियम हम लोग पढ़ेंगे। यह क्या कहता है? यह बोलता है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो ये मैंने याद भी कराया था, तुम्हें याद होगा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। किस चीज के? तो परमाणु संख्या के। फिर से सुन लो क्या मैंने बताया कि आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? आवर्त फलन होता है। किस चीज का? परमाणु संख्या का। तो यहां पर आवर्त फलन का मैंने बताया था तुम्हें क्या होता है कि यदि हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तो कुछ इंटरवल बाद उसी प्रकार के तत्व वापस हमें मिल जाते हैं, उसी गुणधर्म के तत्व मिलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त फलन। जैसे कि लिथियम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन तक आते हैं, तो उसके बाद वापस लिथियम के जैसा ही यहाँ पर एक और तत्व हमें मिलता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर पोटेशियम नामक एक तत्व मिलता है जो कि सोडियम के जैसा गुणधर्म का होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त फलन कहते हैं। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, तो आधुनिक आवर्त सारणी में मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे अलग अलग तत्वों का स्थिति क्या है, कौन से तत्व कहां पर हैं। मैंने ये सारा बता दिया ना कि उसमें धातु कहां पर है, उपधातु कहां पर है, अधातु कहां पर है, यह बता दिया। इसके बाद ये तो सारा चीज बता ही दिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझा दिया है और उसको तुम आसानी से अब लिख सकते हो एग्जाम में यदि ये आएगा। अब एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वह है आधुनिक आवर्त सारणी
और मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या अंतर है। लेकिन 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 ये VVI क्वेश्चन है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एग्जाम में आने का फुल चांस है। फुल चांस मतलब तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को जरूर आ सकता है या आता है। तो देखो सबसे पहला चीज क्या हो गया कि ये आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित था। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों ने देखा था कि उसको सजाया गया है, जबकि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित है, बोलो, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक इस तरीके से देखोगे कि इसमें 18 क्या है ग्रुप्स हैं, 18 स्तंभ है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, लेकिन यहां देखोगे 8 ग्रुप हैं और 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं। यहां पर तुम देखोगे कि तत्वों के समस्थानिकों को उचित स्थान रखा दिया गया है, लेकिन यहां पर जो हम लोगों ने मेंडलीव का आवर्त सारणी में एक कमी भी पढ़ा था कि तत्वों का जो समस्थानिक होता है उसका उचित स्थान नहीं मिला है, यह हमने पढ़ा था। तो ये भी यहां पर एक अंतर में लिख सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको एकदम ध्यान से समझो। रासायनिक रूप से असमान तत्वों को पृथक पृथक वर्गों में रखा गया है और रासायनिक रूप से असमान तत्वों को एक साथ रखा गया है। ये एक अंतर तुम एक्स्ट्रा लिख सकते हो, नहीं तो 3 अंतर मेन वहां पर तुम लिख सकते हो। तो इस तरीके से तुमने देखा अंतर को। तो जब मैं बता रहा था आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, तो देखो धातु कहाँ है, अधातु कहाँ है, उपधातु कहाँ है, ये मैंने बता दिया था ना। तो अब देखो यहां पर, अब हम लोग तो अब कुछ और चीजों को हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ग्रुप्स मैंने बता दिया था, याद है, जो इस तरीके से था वह क्या है, ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स होते हैं। तो प्रत्येक ग्रुप का यदि बात करें तो एक ग्रुप का यदि बात करें तो उसका संयोजकता क्या होता है, एक होता है। ये जो ग्रुप है इन सभी तत्वों का संयोजकता एक ही प्रकार का होगा, इनका संयोजकता एक ही प्रकार का होगा, इनका संयोजकता एक ही प्रकार का होगा। संयोजकता तुमने पढ़ रखा है कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हम लोग संयोजकता निकालते हैं, और किसी तत्व का संयोग करने का जो कैपेसिटी है वही क्या होता है, उसका संयोजकता कहलाता है। जैसे इसका संयोजकता क्या हो गया, 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 0 हो गया संयोजकता। तो संयोजकता एक ग्रुप में संयोजकता क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से और भी गुण तुम देख सकते हो। यहां पर पीरियड मैंने बता दिया कि कैसे पीरियड, यदि उसका जो कक्षा होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, वही उसका पीरियड यानी कि उसका आवर्त को बताता है। ये सारा मैंने बता दिया तुम्हें। किस तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति होती है ये मैंने बता दिया। संयोजकता तुम्हें समझ में आ गया। परमाणु साइज मैंने बता दिया, परमाणु साइज या परमाणु त्रिज्या मैंने बता दिया कि परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी को ही परमाणु का साइज कहते हैं। जैसे देखो यहां से, ये देखो, ये है न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। तो इसका साइज मैंने कैसे बताया, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज घटेगा। क्यों बढ़ेगा क्यों घटेगा ये सारा मैंने बता दिया तुम्हें। यहां पर कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि लिखा हुआ है। परमाणु की त्रिज्या को पिकोमीटर में मापा जाता है। कुछ अन्य तत्वों के परमाणु त्रिज्या यहां पर देख सकते हो, कैसे तत्वों के परमाणु त्रिज्या को यहां पर बताया गया है। आवर्त सारणी के गुण मैंने बता दिया था, अब मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है या बढ़ती है, घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, इससे परमाणु का साइज घटता जाता है, ये मैंने बताया। पूछेगा तुमसे कि बायां से दायां जाने पर परमाणु का साइज छोटा होते जाता है, क्यों, तो इसका उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए साइज छोटा होते जाता है क्योंकि जो नाभिक है वह अंतिम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जितना ज्यादा खिंचाव होगा उस प्रकार से उसका साइज बढ़ेगा या घटेगा। तो ये तुम यहां पर लिख सकते हो। यहां देख सकते हो समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा यह भी मैंने बता दिया तुम्हें, क्योंकि वहां पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने पर, और वहां पर क्या होगा बताओ, वहां कक्षा का संख्या भी बढ़ते जाएगा, और जब कक्षा का संख्या बढ़ते जाएगा तो परमाणु का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, परमाणु का त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। सब समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब आवर्त में जैसे जैसे संयुग्धक कोष के इलेक्ट्रॉनों पर पार किया जाता है, जाने वाले प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। यह भी मैंने बताया कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे, और साथ ही साथ क्या होगा, उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यह भी मैंने बता दिया। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है। याद करो, यहां जो सबसे नीचे वाला था
उसमें जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला और ये प्रोटॉन है यहाँ, इनके बीच का दूरी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। लेकिन ऊपर में यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होता है। सब चीज पढ़ा दिया है ना मैंने, एकदम सब चीज पढ़ा दिया है, कोई टेंशन तुम्हें नहीं है। तो यहाँ पर यही वाला एक नेक्स्ट है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। धातु मैंने बताया इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वही उसको धातु बनाता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा त्यागना चाहेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम त्यागना चाहेगा। तो यहां पर देख सकते हो ये सारे क्या हैं, उपधातु हैं। उपधातुओं की संख्या कितनी है, 7 है। तो देख सकते हो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम, ये क्या है, ये सारे हैं तुम्हारे उपधातु जिनका गुण धातु और धातु के बीच में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु। तो ये 7 उपधातुओं के नाम तुम्हें याद रखना है। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा बच्चों। इस तरीके से यह चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में। तो तुम बने रहो हमारे चैनल के साथ। यदि चैनल से पढ़ते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ना, बिना सब्सक्राइब के चैनल से मत पढ़ो, बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। लाइव भी वीडियोस चल रहे हैं, उसे भी तुम शाम को देख सकते हो। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।